वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जो एक्ट है जो हमें लेबर लॉज रिलेशन से पढ़ना है, इसमें ईपीएफओ एग्ज़ाम में आरआरबी का जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और जो लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जो एक्ट है कब फोर्स में आया था? 1 अप्रैल 1947 को ये फोर्स में आया था। इसमें टोटल 7 चैप्टर एंड 40 सेक्शन है। तो ये आपको याद रखना है। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने सेक्शन है इसमें या कितने चैप्टर है, तो 7 चैप्टर 40 सेक्शन है और ये इसका एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया में है। ठीक है, ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। दूसरी चीज़, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने के लिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होते हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को लेके, जैसे वर्किंग आवर्स होते हैं या वर्किंग कंडीशंस होती है, वेजेस को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेके आए गए। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉयर वो होता है जो किसी को अपने अंडर में वर्क देता है। ठीक है, जैसे कि मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, ये सब कौन है? ये सब कहलाएंगे एम्प्लॉयर। और उनके अंडर में जो भी लेबर्स वर्क कर रहे हैं या जो भी वर्कर्स हैं वो कौन कहलाएंगे? एम्प्लॉय कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया जैसे कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है उनको रिजॉल्व करना। दूसरी चीज़, उनको रिट्रेंचमेंट से बचाना। रिट्रेंचमेंट जो वर्ड है ये अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। तीसरी चीज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन प्रमोट करना, हार्मनी बनाए रखना, कॉपरेशन बनाए रखना, इसलिए इस एक्ट को लेके आया गया। टू प्रोवाइड मशीनरी, मतलब कि अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो किसके पास जाएंगे, किससे सॉल्व कराएंगे? तो एक मशीनरी प्रोवाइड की गई, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या हाई कोर्ट के पास जाएंगे या उनकी अलग से लेबर कोर्ट होगी, तो इसलिए एक मशीनरी प्रोवाइड की गई। इसके अलावा टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, कई बार लेबर्स जो होते हैं वो भी अननेसेसरी डिमांड करके स्ट्राइक कर देते हैं या फिर इंडस्ट्री वाले अपने आप से लॉकआउट्स कर देते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए ये एक्ट लेके आया गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में 2B में क्या है? अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो वो किसी लेबर कोर्ट में जाते हैं या ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो वो जो भी फैसला सुनाती है तो उसी फैसले को अपन क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। इसके बाद 2G में क्या बोला गया है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होगा? जिसके अंडर पे हम वर्क करते हैं, जो भी वहाँ का कंपनी का हेड होगा, जैसे मैनेजर, सीईओ या फिर है ना जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होती है या फिर है ना यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी होती है, तो वो लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि हम लोग हेड किसे बनाना चाहते हैं। तो उस कंपनी का जो हेड रहेगा या इंडस्ट्री का जो हेड रहेगा वही कौन कहलाएगा? एम्प्लॉयर कहलाएगा। 2J में क्या दे रखा है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉपरेशन के साथ प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साथ में वर्क करते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता, ठीक है। जहाँ पर दोनों जन साथ में मिलके काम कर रहे हैं उसे ही अपन क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। इसके बाद 2K में क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में डिसीजन है जहां पर दोनों जन एग्री नहीं हो रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एम्प्लॉयर इस बार बोल दे कि हम आपको दिवाली का बोनस नहीं देंगे, और जाहिर सी बात है कि जो लेबर्स हैं या एम्प्लॉय हैं वो पहले से इस बात की सोच रहे थे कि अब तो बोनस आने वाला है, हम ये सामान खरीद लेंगे, वो सामान खरीद लेंगे, और अचानक से ऐसा कोई डिसीजन एम्प्लॉयर की तरफ से आ जाए तो क्या होगा? दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
2 के में क्या बोला गया है, ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, टेम्परेरी हटाना। टेम्परेरी कैसे, जैसे कि अगर मानिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको पता होगा डोमिनोज का पिज़्ज़ा तो सब लोग खाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो डो वगैरह होती है या वेजिटेबल क्या होती है, बाहर से आती है ना। तो अगर मानिए कुछ टाइम पर वहाँ पर स्ट्राइक चल रही है और वहाँ से अगर सामान हर ब्रांच में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए हमें बंद करना पड़ेगा। वर्करों को हम कैसे पेमेंट करेंगे, और वर्क भी नहीं होगा। तो कुछ टाइम के लिए जब हम वर्करों को बोलते हैं कि अभी आप टेम्परेरी लेवल पर मत आइए क्योंकि अभी काम नहीं चल रहा है, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, ले ऑफ बोलेंगे। ठीक है। 2L में क्या बोला है, लॉकआउट्स बोला है। अब देखिए लॉकआउट्स और मैं आपको स्ट्राइक एक साथ समझा देती हूँ। स्ट्राइक कब होती है, स्ट्राइक वो होती है जो एम्प्लॉय करता है जब उनकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से वर्क नहीं होता है, एम्प्लॉयर उनकी बात नहीं मानते हैं कि है ना, मतलब हमारे वेजेस बढ़ा दें या फिर है ना कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर दें ज़्यादातर। तो इस तरीके से क्या होता है, वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं कि है ना, हम लोगों की बात जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इंडस्ट्री में वर्क नहीं करेंगे। तो ये स्ट्राइक हुई जो किसने की, एम्प्लॉय या फिर वर्कमैन ने करी। लेकिन जहाँ जो वर्कर एम्प्लॉयर होता है वो इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दिवाली का बोनस आपको नहीं मिलेगा इस बार। अब उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो, ये बात सुन के वर्कर स्ट्राइक ना कर दें, तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी कंपनी बंद कर दी कि अभी ठीक है, अब स्ट्राइक होने से पहले हमें कुछ टाइम तक इंडस्ट्री में काम बंद करवा देते हैं, जिससे कि वो हमारी बात पे एग्री हो जाए। तो जहाँ पर एम्प्लॉयर खुद ही इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए बंद कर रहा है वर्करों को एग्री करवाने के लिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लॉकआउट्स। तो क्वेश्चन में अब याद रखिएगा, लॉकआउट्स किसके द्वारा किया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा, और स्ट्राइक की जाती है एम्प्लॉय के द्वारा। इसके बाद 2O में क्या दिया गया है, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट जैसे कि अपन देखते हैं इकोनॉमी अपनी बहुत ख़राब चलती है और रिग्रेशन या डिप्रेशन का टाइम आ जाता है। इस टाइम पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी को अपन है ना सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वेजेस नहीं दे पा रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि लोगों को हटाने लग जाते हैं कि आपका आगे का हम लोग नहीं दे पाएंगे इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। तो देखिए ये जो ले ऑफ था वो टेम्परेरी हटाना होता है कि जब है ना वर्क दोबारा चालू होगा तब हम आपको बुला लेंगे। लेकिन रिट्रेंचमेंट में परमानेंट आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है या इंडस्ट्री से परमानेंटली निकाल दिया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, झटनी या रिट्रेंचमेंट। इसके बाद 2P में क्या होता है, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जहां पर किसी डिसीजन पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों उसी एग्रीमेंट पे एक हो जाएं, उसे क्या बोलेंगे, सेटलमेंट। जैसे वो बोनस वाले पे अगर है ना लेबर बोल रहे हैं कि नहीं हमें बोनस तो चाहिए है, तो एम्प्लॉयर बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार हम सिर्फ 50% दे पाएंगे, तो वर्कमैन भी एग्री हो जाए, तो दोनों जिस बात पे एग्री हो जाए उसे ही अपन क्या बोलेंगे, सेटलमेंट बोलेंगे। इसके बाद 2RR में क्या दे रखा है, वेजेस। वेजेस क्या होता है, जो मनी के फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि अपन को सैलरी मिलती है वो कंपनी में बोला जाता है, और जो लेबर्स को दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अपन वेजेस बोलते हैं। एट द एंड 2S में क्या दे रखा है, वर्कमैन। वर्कमैन कौन हो सकता है, जो भी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क या क्लैरिकल सुपरवाइजर वर्क, ये सारे जो भी वर्क कर रहा है उन सबको इस डेफिनेशन में शामिल किया गया है, एक्सेप्ट ये जो भी नेवी से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये डेफिनेशन है। इसके आगे का जो कंडीशंस है अब हम वो पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि आप नोटिस ऑफ चेंज। नोटिस ऑफ चेंज मतलब कि जैसे कि आप कोई वर्किंग कंडीशंस में या वेजेस में चेंज कर रहे हैं, तो आप ऐसे रातों रात चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको पहले 21 डेज का नोटिस एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा, तभी आप ये चेंज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट। जो भी आपको अवार्ड मिला है, मतलब कि जो भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने अवार्ड
रिवॉर्ड दिया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर आपको वो पब्लिश करना पड़ेगा। इसके बाद ले ऑफ कंपनसेशन, अगर आप ले ऑफ करते हैं तो उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जितना भी लास्ट सैलरी या वेजेस उनको मिल रहा था उसका 50%, जितने मंथ तक आप उनको वर्क पे नहीं बुला रहे हैं उतने टाइम तक आपको 50% वेजेस उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन। अगर आप रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं तो उस साल के एंड में 15 डेज का जो वेजेस है, जितने साल तक काम किया है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मानिए आपको हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है, 20,000 सैलरी मिल रही है, तो उसका 15 डेज का कितना हुआ, 10,000, ठीक है। और वो कितने साल वर्क किया है, 4 ईयर्स वर्क किया है, तो वो कितनी सैलरी हो गई, 40,000 पूरा उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा क्लोजर, अगर आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं या कंपनी बंद करके जा रहे हैं तो आपको पहले 60 डेज बंद करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, 16 डेज बिफोर, ठीक है। इसके बाद कुछ पेनल्टी बताई गई है। अगर आप इलीगली स्ट्राइक कर देते हैं या लॉकआउट्स कर देते हैं, तो अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको ₹50 का फाइन लगेगा, साथ में 6 मंथ की जेल होगी। और अगर लॉकआउट्स कर रहे हैं तो ₹1,000 का आपको फाइन देना पड़ेगा और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और अगर क्लोजर कर देते हैं आप, जो मैंने बताया क्लोजर करना होगा तो 16 डेज बिफोर नोटिस देना होगा। अगर आप विदाउट नोटिस क्लोजर कर देते हैं तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा, ₹5,000 की पेनल्टी प्लस 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।